जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज फिर से स्वागत है इंडियन इनसाइड से हमारे जुनैद भाई का। जिस तरीके से नाम इंडियन इनसाइड है, उसी तरीके से इनके जो जवाब हैं वो भी एक ट्रू इंडियन की फॉर्म में निकलते हुए नजर आ रही है। अभी हम वैसे ही डिस्कस कर रहे थे और वहां पाकिस्तान के मामले में तो इन्होंने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया और मैंने पूछा यार इसके सबूत क्या हैं। तो सबूत तो हालांकि देखो ये सारे डॉट्स हैं और ये एक मेरे हिसाब से कोई रिटर्न सबूत तो नहीं होंगे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अगर डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक अजीब सी पिक्चर सी निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो पिक्चर है वो जिस तरीके की है वो असलियत में बता रही है कि सच्चाई कहां है, छिपी है या जो भी है। तो उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मामला ये था कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान किस तरीके से एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद, न्यूक्लियर नेशन होने के बावजूद, न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बावजूद, और जहां तक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास अप्रोक्सीमेट 150 या 165 के करीब एटम बॉम्ब्स हैं, जो काफी ज्यादा नंबर है। इवन इंडिया से भी ज्यादा है। इंडिया के पास अप्रोक्सीमेट 130 या 150 के आसपास, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यानी इंडिया से एक पता नहीं कितने फ्रैक्शन में इकोनॉमी, बहुत छोटी इकोनॉमी, और इंडिया 1/10 इकोनॉमी कह सकते हैं शायद, अगर 300 मिलियन के आसपास की है और इंडिया की 3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, तो 1/10 या 1/12 इकोनॉमी जो है वो इंडिया से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महज 65 जो सैनिक हैं वो आते हैं और आकर मच के अंदर कब्जा कर लेते हैं और उस शहर को, जो क्वेटा से महज 50 किलोमीटर दूर है, उसे छुड़ा नहीं पाती आर्मी। इसी तरीके से दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो आर्मी जो है वो जब आगे बढ़ती है तो इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि चित्राल के अंदर जिस तरीके से टीटीपी ने कब्जा किया, वहां पर भी आर्मी कुछ नहीं कर पाई। तालिबान जब मर्जी आके बॉर्डर की फेंसिंग काट के ले जाता है, इवन ले जाते हैं, यूं नहीं है कि काट के चले जाएं, काट कर तार इकट्ठी करके बड़े शेरों की तरह वो ले जाते हैं। और जरा सा पाकिस्तान कुछ बोलता है तो वो चढ़ दौड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर, और पाकिस्तान की सेना वहां पर भी कुछ नहीं कर पाती। ईरान के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो अपने बॉर्डर को क्रॉस किए बिना जहां तक उनके मिसाइल या निशाना बैठा वहां किया और उसके बाद नमस्ते चुपचाप आ गए, यानी भाई हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, बॉर्डर वायलेशन नहीं करना, जबकि सामने वाले ने मिसाइल मारी थी। उसके बाद बरादर मुल्क की बात थी और उसके बाद वो एम्बेसडर भी एक्सचेंज हो गए। लेकिन एकदम से जो बीएलए के हमले बढ़े, आज पता लगा, कल पता लगा कि जी परसों पता लगा कि पुलिस थाना डेरा इस्माइल खान था या गाजी खान था, पता नहीं कौन सा खान था, उसके अंदर उठा के उनका क्या नाम है 10 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर मार डाले गए, और पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मारे, अभी इसका श्योरिटी नहीं है। अननोन गनमैन आके इनके बड़े से बड़े बंदों को ठोक के चला जाता है। सिंध देश की लिबरेशन आर्मी जो है वो एक अलग ही लेवल की गेम खेल रही है। और उसके बाद एक बड़ी सिचुएशन जो नजर आती है, या बड़ा पार्ट जो नजर आता है, वो ये नजर आता है कि यार पाकिस्तान में किसी तरीके का इस टाइम पर, और अब वो गैस पाइपलाइन उड़ा दी, किसी तरीके का आर्मी का कंट्रोल बचा नहीं है। जबकि कल पाकिस्तान में वोट डालने जाने वाले हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो अब तो दिखाई दे रहा है कि होगा, और जो सेलेक्ट हो चुका है उसके ऊपर एक लीपापोती सी कर दी जाएगी कि हाँ हमने जो सिलेक्ट किया वही बंदा इलेक्ट हो गया है, काम खत्म। लेकिन बात यह है, एक न्यूक्लियर नेशन की यह दुर्गति अगर हो रही है तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब का भविष्य क्या होगा? क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया के लिए खतरा नहीं है? 165 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। 165 भले ही कंधे पे ना उठा के ले जाए जा सके, लेकिन 165 को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस स्मगल कर लें या कुछ भी कर लें, क्योंकि कमजोर होती हुई सेना में कब किसका दिमाग फिरे, और 1 या 2 बिलियन डॉलर के लिए कौन सा आर्मी चीफ अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी और को ट्रांसफर करके 2 बिलियन डॉलर इकट्ठे करके अमेरिका या लंदन में जाके सेटल हो जाए, तो कोई कुछ कर थोड़ा पाएगा। या जब तक पता लगेगा तब तक तो खेल हो चुका होगा। हो सकता है यही न्यूक्लियर बॉम्ब तालिबान के पास रखे हुए मिल जाए।
या हो सकता है जिस न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ईरान इतने टाइम से डेस्परेटली लगा हुआ है वो ईरान को ही मिल जाए, या फिर ईरान से डरने वाले या ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब से जो टेंशन में हर टाइम रहता है वो है सऊदी अरेबिया। हो सकता है वही खरीद ले, यूएई खरीद ले। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कोई ना कोई तो इनमें से, अगर मान लिया ये न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाता है तो इस दुनिया की जो स्टेबिलिटी है उसका क्या होगा। और अगर यही न्यूक्लियर बॉम्ब किसी तरीके से सोमालियन पायरेट्स या बोको हराम जैसे हाथों के लोगों के हाथों में पड़ जाएं तो क्या नया आईसिस कहीं ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा? क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले आईएसआईएस का इमरजेंस हुआ था और 2 साल के अंदर अंदर उसने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका भी बैकफुट पर था। वो 10 साल का जो लीड था, मतलब 10 साल बाद अगर वैसा ही कोई आईएसआईएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एटम बॉम्ब लेके बैठा हुआ है, एक या दो भी है, तो कितना खतरा होगा दुनिया के लिए। जुनैद भाई इसी चीज को बताइए कि एटम बॉम्ब, और पाकिस्तान के तो एक मंत्री ने दावा भी कर दिया था कि पाव पाव किलो के बॉम्ब, मतलब हथगोले से भी हल्के पर फेंकना है। गजब है। तो जनाब ये है क्या और कहां पर ये सारी सिचुएशन जाकर ठहरती है, बताइए जरा। सर आपने डेरा इस्माइल खान की बात की जहाँ पे पुलिस पे अटैक हुए हैं, और हम बलूचिस्तान की बात से शुरुआत करते हैं। बलूचिस्तान में काफ़ी सारे माइंस हैं जिसमें यूरेनियम मिलता है जिसको येलो केक करते हैं। इसके बारे में हम लोग पास्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। और आज से आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम भी एक नया नैरेटिव इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जब भी बलूचिस्तान का जिक्र हो हम पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान की बात करें। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि बलोच भी हमारे उतने ही भाई हैं बराबर के, जितने हम यूपी और बिहार वालों को अपने बराबर का मानते हैं, ये जो आम भारतीय, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं। वो आपके भगत सिंह को अपना हीरो मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना हीरो मानते हैं। एक हम है जो नहीं मानते। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम माता को अपनी माता मानते हैं, बिल्कुल दैट इज शॉकिंग। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसी के साथ अगर हम शुरुआत करें तो हमें पता है कि जो पाकिस्तान के पास जो एटम बम था वो पाकिस्तान ने बनाया ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये अमेरिकन ने अलाउ किया था इन्हें बनाने के लिए और पैसे सारे अरबियों ने दिए थे। अब चक्कर ही कुछ ऐसा था। जी सर, अब म्यूट है सर। पैसे अरबियों ने दिए? बिल्कुल सर। प्रॉब्लम ये थी कि जो अरबी उस वक्त की जो सऊदी जो रिजीम थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि अपने पास कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन कर पाए अपने आसपास। और इस रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स थी उसके लिए, उस हिसाब से अरबियों के लिए बहुत सूटेबल था कि यहाँ पे अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है तो शायद अमेरिकन सपोर्ट करे। तो बेसिकली वो एक अमेरिकन के साथ अरबियों की एक डील थी जिसके तहत एटम बम पाकिस्तान में बन के आया। एक टाइम ऐसा आया था, आई सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। एक टाइम ऐसा आया था कि पाकिस्तान को जो साइंटिस्ट है, कहने के लिए तो अपने आप को साइंटिस्ट बोलते हैं लेकिन है सारे मेटलर्जिकल इंजीनियर, चोरी चकारी वाले। तो ये जो साइंटिस्ट थे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट, इनको डेरिवेशन में बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर आप फिजिक्स अगर 11-12 की भी अगर पढ़े तो आपको बहुत सारे लॉ को डिराइव करना पड़ता। हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में तो सारा कुछ डेरिवेशन के ऊपर, डेरिवेशन के बेसिस पे आप वेसल डिजाइन कर रहे होते कि वेसल्स कैसा होना चाहिए, उसमें कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। तो वो फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है। फिजिक्स इनकी यहाँ पढ़ाई जाती नहीं है, लोगों को पता नहीं कि वो डेरिवेशन कैसे निकलेगा। वो फंसे रहे। बाद में आके अमेरिकन ने इन्हें हेल्प आउट किया। अमेरिकन ने हेल्प आउट ऐसे किया कि अमेरिकन ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकाल के भेजी कि हमें पता है कि आप एटम बम आप बना चुके हैं और अब यहाँ तक पहुंचे हैं। उसमें पूरा का पूरा उन्होंने डेरिवेशन उठा के दे दिया, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया, बना दिया। तीसरी चीज ये करी कि जो मेटलर्जी की मेटल्स की जो रिक्वायरमेंट थी, क्रिटिकल मेटल्स की रिक्वायरमेंट थी, और मेटल की जो कटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी, सीएनसी, जो उस वक्त जो बहुत रेयर टेक्नोलॉजी थी लेट 80s में, 70s में भी। तो ये जो इक्विपमेंट थे बहुत रेयर ऑफ द रेयर थे, और जहाँ पे भी ये सारे निकल के आ रहे थे तो वहाँ पे कंट्रोल, गवर्नमेंट का इनफ कंट्रोल था।
और ये सारा कुछ यूरोप से निकल के पाकिस्तान तक पहुंचा, और वो सारा कुछ सीआईए देख रही थी, उन्हें सब पता था, हो रहा था। अगर वो चाहते तो ये नहीं होता, और लेकिन वो चाहते थे कि ऐसा हो, तो इसलिए ये एटम बम बना पाए। तो बेसिक क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि एटम बम अरबियों का ही था, लेकिन पार्किंग इन्हीं के हाथ था। लेकिन इन्होंने अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी। थोड़े से ये इनको चीजों का आइडिया हो गया कि ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या लगता है। इन्होंने ये पूरी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेची, और बेनजीर भुट्टो खुद लेके गई थी। और जो कहते हैं, जो कपड़ा पहनती थी ना, वो ऊपर से नीचे तक जो पहनते, जैकेट नीचे तक पैर तक जो आती है, उसके अंदर सीढ़ियां भरी हुई थी, सीढ़ी में ब्लूप्रिंट थे उसके बाद उसके सारे। उस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके पास एटम बम तो था, लेकिन डिलीवरी सिस्टम नहीं था, मिसाइल की टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। तो वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम था कि हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते, आप हमको ये मिसाइल टेक्नोलॉजी दो। तो इसके तहत इन्होंने पूरा प्रोलिफरेशन किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। फिर ये तो चीजें चलती रही। उसके अलावा फिर इन्होंने गद्दाफी को दिया, फिर ईरान को दिया, इराक को दिया, और मतलब ये एकदम मंडी लगा दी थी, ईबे टाइप का कर दिया था इन्होंने। सर म्यूट है सर आप। ये सारे प्लान्स दिए और बेचना शुरू, ईरान तक को बेच दिया। वो तो शिया है। बिल्कुल सर। सर ईरान शिया है, लेकिन पैसे तो दे रहा था ना। अच्छा, पैसे मिले तो शिया सुन्नी खत्म। हाँ, बेसिकली ये जो अच्छा, डिजाइन मुझे था। पता है क्या लगा, मुझे पता है क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और ईरान को पक्की खबर थी कि सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सऊदी अरेबिया का है। और उससे एक पंथ दो काज हो रहे हैं कि दुनिया को पता भी नहीं लगा कि सऊदी अरेबिया के पास बॉम्ब है, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास है भी। लेकिन और इसी डर की वजह से ईरान ने अपनी फैसिलिटी डेवलप करी, लेकिन आपका दावा है कि ईरान को भी पाकिस्तान ने बेचा है। बिल्कुल सर। सर दावा मेरा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान को भी पाकिस्तान ने बेचा है। और कोमोवेश दोनों की टेक्नोलॉजी एक जैसी ही है। जो नतांज में जो उनके जो प्लांट्स है जिस पे अटैक हुआ था स्टकनेक्स का, आपको याद होगा, उनकी जो सेंट्रीफ्यूज की जो लेबोरेटरी थी जिसमें कि यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे होते थे ये, वहाँ पे पीएलसीज में इस तरह की प्रोग्रामिंग की गई थी। प्रोग्रामिंग को इजराइल ने पेनिट्रेट किया था, इन्फिल्ट्रेट साइबर पेनिट्रेशन के थ्रू, और स्टकनेक्स टाइप का एक सॉफ्टवेयर डाला था उसमें। एक मिनट, आई एम सॉरी। और वो स्टकनेक्स ने क्या किया था कि उनके जो क्या बोलते हैं रोटेशन जो होता है, सेंट्रीफ्यूज की जो टेक्नोलॉजी होती है कि आप फ्लोराइड को मिक्स करके आप रोटेट करा रहे होते, तो जब रोटेशन की स्पीड कम रखनी होती थी तो वो एक्सट्रीम हाई कर देता था, जिससे कि वो ब्लास्ट होने लगते थे सेंट्रीफ्यूज में। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा उनका डटांज प्लांट ही उड़ा डाला था। और 2000, बिल्कुल इसराइल ने उड़ाया था वो प्लांट, याद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो पूरी जो सेंट्रीफ्यूज की जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। तो वो जो सेंट्रीफ्यूज की जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिली थी वो चाइना से मिली थी। और जो एटम बम जो था पाकिस्तान के पास, हमारे यहाँ बहुत सारे फिगर्स आते हैं, 150, 160, 180, ठीक है ना, अलग अलग नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर आप किसी वेल नोन पर्सन के साथ बैठोगे या बात करोगे तो आपको 30 का फिगर देगा, 30। बिल्कुल सर, जस्ट 30। ये तो मजाक हो गया। सर मैं मजाक ही नहीं, ये बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। और इसमें से भी सिर्फ 6 चाइना ने बना के दिए थे इनको रेडीमेड, और बाकी 24 इन्होंने खुद बनाए थे। तो इंडिया के कंपैरिजन में 150 165 करते हैं, और हम बेचारे डरे बैठे रहते कि उनकी ज्यादा आएंगे। सर वो सेल बनाते थे एक्चुअल में, अंदर का मसाला नहीं बनाते थे, खोखा बनाते थे। और इनको बस खोखा बना के लाल पीला पेंट करने में बहुत मजा आता है। चाइना से मिसाइल लेते, 2000 लीटर खरीदा पेंट, और एक ही साथ 100 मिसाइलें पेंट कर दी, ये साइन 2, ये साइन 3। तो ये इसमें बहुत मजा आता है। तो अगर हम अपने टॉपिक पे लौटे तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसमें काफी हिस्सा चाइना का था और काफी हिस्सा अमेरिकन का था, सबने कंट्रीब्यूट किया। और जब पाकिस्तान का जो रोल जो था वो खत्म हो गया,
तो 15 अगस्त 2021 का वो दिन था जब अमेरिकन उस रीजन से निकल रहे थे और निकलने से पहले उन्होंने सोचा कि अपनी पुरानी गलतियों को अब ठीक करना शुरू करते हैं। और इसके ऊपर हम लोग 1-2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने बताया कि अमेरिकन्स को की और सऊदीज के क्या प्लान्स है उस रीजन को लेके। तो उस ठीक करने की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले की कि इनका एटम बम इनसे लेके चले गए। तो बेसिकली हुआ ये था, एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन अगर दूं कि क्या चेन ऑफ इवेंट क्या हुए थे। तो 15 अगस्त को जो इनके 15 अगस्त 2021 को कराची में इनका जो कॉन्सुलेट है, यूएस एम्बेसी का कॉन्सुलेट है, तो कॉन्सुलेट में 100 गाड़ियां आई, 100 के आसपास गाड़ियां आई और स्पेशल प्लेन से उतरी और वो कॉन्सुलेट गई। कॉन्सुलेट से वो कराची से अगर आप बलूचिस्तान की तरफ जाओ तो आपको एक पैराडाइज पॉइंट करके मिलता है जो कि सेल्फी पॉइंट हुआ करता था काफी टाइम पहले तक। आज वहाँ पे किसी को भी जाना मना है। तो पैराडाइज पॉइंट में वहाँ पे इनका एक न्यूक्लियर प्लांट है, K2 K3 K4 करके प्लांट है। अगर सेटेलाइट मैप पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा दिखता है, समुद्र के किनारे और बहुत खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वो सारा असेंबल करके रखा था और वहाँ से वो सारा कुछ निकल गया स्टॉक जो था, और अमेरिकन अपने साथ लेके चले गए और उसको उन्होंने सऊदी अरब की एक बेस पे रखा अपने। और आगे देखते हैं कि वो जब वो जो न्यूक्लियर डील जो होनी थी वो हो जाए तो उसको दे देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि मुझे खबर पता चली जब वहाँ पे एक लोकल्स ने मुझे इन्फॉर्म किया कि एक 100 गाड़ियों का काफिला इधर से गया और काले शीशे पूरे कवर हुए थे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लोकल ने ही एक बताया जो उसी इलाके के आसपास था, रेत में कहीं लेटा हुआ था, मस्त एंजॉय कर रहा था और देखा कि गाड़ियां जाए जा रही है और रुकी नहीं रही है। 80 से 100 के आसपास गाड़ियां थी। रीवेरीफाई करने पे ये काफी चीजें पता चली। तो बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इनके पास एटम बम है या नहीं है वो तो निकल चुका। तीसरी चीज ये हुई कि अभी रिसेंटली जो इजराइल फिलिस्तीन जो कन्फ्लिक्ट शुरू होने वाली थी उससे पहले इनके आर्मी चीफ ने एक मिडिल ईस्ट की कंट्री को एश्योरेंस दिया था कि तुमको अटैक से पहले उन्होंने चित्राल में लोगों की ट्रेनिंग कराई थी जो कि जो फिलिस्तीन के जो मिलिशिया थे पैलेस्टाइन वाले हमास के, तो उनकी ट्रेनिंग चित्राल में इन्होंने कराई थी। और बाकी जो डील का हिस्सा ये था कि क्योंकि एक मिडिल ईस्ट का एक रोग नेशन है उसके पास 80-85 बिलियन के फॉरेन रिजर्व है, तो उनके साथ 3.5 पे डील हुई थी, $3.5 बिलियन पे कि आप हमको इनरीच्ड यूरेनियम दोगे, एटलीस्ट यूरेनियम भी दे दोगे तो हम इनरीच कर लेंगे। ईरान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इनरीचमेंट की है आज के टाइम में, और यूरेनियम की तो है ही। ईरान बस इनरीच यूरेनियम इतना ही दूर है न्यूक्लियर एस्पिरेशन से। बस उसके पास सब कुछ रेडी है, बस उसको मसाला लगाना है और रेडी टू फायर मोड में है। तो वो डील का हिस्सा था। तो 7 तारीख था 7/11 7/11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 9 तारीख या 8 तारीख के दिन 11वें महीने में फिलिस्तीन पे अटैक हुआ था। उसके ठीक 1 या 2 दिन पहले डेरा गाजी खान जो जहाँ पे इनका न्यूक्लियर बेस था, जहाँ पे इनरिचमेंट होती थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से कवर कर दिया था। तो वहां से वो सारे शिपमेंट्स निकल के मिडिल ईस्ट को जाने वाले थे। तो अगर वो शिपमेंट पहुंच जाते तो ये अटैक कितना भयावह होता हम आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये इन्होंने अभी भी प्रोलिफरेशन की कोशिश की थी रिसेंटली भी, और इस पे बहुत सीरियस कुछ ना कुछ हुआ है डेवलपमेंट जिसकी वजह से इनके ज्योग्राफी चेंज करने की बातें होने लगी है। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं बोलूं तो जब ये इनका एटम बम निकल गया उसी टाइम फ्रेम के आसपास देखें जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा था तो भारत में काफी सारे समिट्स हो रहे थे, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बहुत सारे समिट्स हो रहे थे और उसके अलावा डिस्कशन होने लगे थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर थ्रेट के ऊपर। तो ये चीजें एक ही साथ हो रही थी और उसी टाइम फ्रेम के आसपास अगस्त के महीने में ही एट द एंड ऑफ अगस्त वो एक अमीर फैमिली 300 साल पुरानी फैमिली पाकिस्तान विजिट करती है और मोहम्मद बिन क्या बोलते हैं ये जो इमरान खान को एक चेक काट के दे देती है जो एक टोकन मनी था उनको। ठीक है, उसी टाइम फ्रेम के आसपास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IEA के लोग पहुंचते हैं वहां पे। हाँ, ये फोटो मैंने आपको शेयर की थी ताकि आप देख सके कि ये जो जिनके जो पास्ट के जो किंग थे
अजीज, मोहम्मद अजीज, वो ये जो भोपाली जो था, अब AQ खान और नवाज शरीफ के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं। और तो ये आपके लिए व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि ये एटम बम इनका कभी नहीं था, सिर्फ ये इनके यहाँ पार्क्ड था, ये मालिक कभी नहीं थे इसके। लेकिन मालिकों वाले पूरे मजे लेते थे। अक्सर देखा है ना कि जो अमीर लोगों के जो ड्राइवर होते हैं, जब उनको वो महंगी गाड़ियां मिलती हैं तो बड़े रस करते हैं जैसे कि वो उनका ही गाड़ी है, और बड़े पोज पाज के साफ सुथरे करके चमका के रखते हैं, और बाद में एक दिन मालिक लात मार के भगा देता है। तो फिलहाल यही हुआ। तो आईए वाले लोग भी आके उसी मंथ के आसपास गए थे, और इनके जो सेंसिटिव जो प्लांट्स थे उसका इंस्पेक्शन किया था उस टाइम फ्रेम के आसपास पे। तो एक साथ बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम में। जो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो समिट्स हो रही थी, उसमें से एक समिट का हिस्सा मैं भी था, और उसमें मैंने एक कर्नल रैंक के ऑफिसर से पूछा भी था जो रिटायर्ड थे कि पोलिफरेशन के बारे में, कि टूटने के बाद से पोलिफरेशन के लिए क्या होगा। उस वक्त ये डेवलपमेंट हुई नहीं थी, मतलब मैं 15 अगस्त से कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो इनके जो न्यूक्लियर जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इंटरनेशनल वॉच डॉग्स, दुनिया भर वॉच डॉग्स उन्होंने टर्म यूज किया, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड सही यही हुआ कि दुनिया भर के जितने भी एजेंसी है सबने अच्छे तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके रखा है। तो कोई भी मूवमेंट होती है, कहीं से भी कोई गाड़ी जा रहा होता है, कोई बंदा घूम रहा होता है, सब कुछ उनको एडवांस में पता होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी पॉसिबल पोलिफरेशन होती है तो एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो वो चीजें मतलब उन्होंने एडवांस में बताई थी। तो मैंने बेसिकली ब्रीफ करने की कोशिश की। अब जब हमें पता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं है, हालांकि हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के जो एटम बम की जो टेक्नोलॉजी और चाइना की जो एटम बम की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, और पाकिस्तान की जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है वो काफी हद तक चाइना की डिफेंस की टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। अब अगर हम भारत के न्यूक्लियर की बात करें, तो ऐसा इल्जाम लगा है भारत में कि भारत के पास एक न्यूक्लियर सिटी है कर्नाटक में, पाकिस्तान ने ही इल्जाम लगाया था। ठीक है, भारत न्यूक्लियर ट्रायड है, चीन भी न्यूक्लियर ट्रायड है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत और चीन की न्यूक्लियर पॉलिसी कमोबेश एक जैसी है, नो फर्स्ट स्ट्राइक की पॉलिसी है। हालांकि भारत में थोड़ा सा टिल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चीन पे किसी दिन उठा के फेंक मारेंगे, और चीन का भी यही पॉलिसी है भारत को लेके या पूरी दुनिया को लेके। लेकिन पाकिस्तान की कोई पॉलिसी ही नहीं है न्यूक्लियर के ऊपर, ये दुनिया का सबसे खतरनाक बात थी। और भारत की वजह से शायद दुनिया के ऊपर से बहुत बड़ी बला उतरी है। मैंने भारत का वर्ड इसमें इंटेंशनली इस्तेमाल किया, ये जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। उसके अलावा पॉलिसी के ऊपर तो हमने बात कर ली। ये जो एलिज जो सिटी है कर्नाटक में, अगर आप भारत में न्यूक्लियर एनर्जी को, क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अगर आप जाएंगे, तो आपको उसमें आपको ये इस तरह के आपको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी न्यूक्लियर वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। इसके अलावा हमारा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी अच्छे तरीके से जा रहा है। हमारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर पॉसिबल है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड हो। आइस ब्रेकर शिप्स हमारे यहाँ बनने की बात हो रही है, जो कि रसिया ने काफी पहले बना के रखा था, और रसिया का जो आइस ब्रेकर शिप है वो न्यूक्लियर पावर्ड है। तो पॉसिबल है कि आइस ब्रेकर शिप भी हम न्यूक्लियर पावर बनाए। उसके अलावा सिविल न्यूक्लियर डील का ही पार्ट है कि न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर भी भारत में बात होने लगी आजकल। ठीक है, तो भारत जहाँ न्यूक्लियर पावर का एक पॉजिटिव यूज कर रहा है, और मतलब ठीक है, हमारे को रिक्वायरमेंट जो थी न्यूक्लियर पावर की, जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमल क्रेडिबल डेटरेंस की, जो पॉलिसी बनाई गई थी शुरू में, हालांकि मैं इस पॉलिसी को मेरे लिए मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप मिनिमल क्रेडिबल पॉलिसी के तहत आप भारत की रक्षा नहीं कर सकते। अगर आ, आप भी मेरे थॉट्स प्रोसेस से शायद यकीन करेंगे बिल्कुल। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो उस वक्त जो कहा था, वो उस वक्त की जरूरत के हिसाब से किया था, लेकिन आज की जरूरत मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस की पॉलिसी पे हम नहीं पूरा कर सकते। ठीक है, नेबर से नेबर वाली जो पॉलिसी है वो ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा भारत में न्यूक्लियर से रिलेटेड, सिविल न्यूक्लियर से रिलेटेड इतने इंस्टीट्यूट्स हैं कि मैं गिन गिन के परेशान हो गया, इतने इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं अगर आपको नाम गिनाऊं, एक मिनट,
डिफेंस डीआरडीओ के अंदर भी एक यूनिट है छोटी सी, और भाविनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, एटॉमिक मटेरियल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये जो आपके सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, और ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ये मोटा माटी 8-9 है, और इसके अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन है। ठीक है, तो भारत एक सेंसेबल न्यूक्लियर पावर रहा है, हमारे पास से कभी भी आपको ऊट पटांग स्टेटमेंट्स देखने को नहीं मिलेगी एटॉमिक पावर को लेके। और जहां पाकिस्तान के नेता आए दिन बयान दे देते कि पाव पाव किलो के बम, जो कि प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। हालांकि साइंस में ऐसा कहना थोड़ा गलत होता है कि पाव किलो के बम बनाए जा सकते कि नहीं, लेकिन अगर आप साइंस को देखें तो पाव किलो के आप एटम बम नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूक्लियर जो आप आर्सेनल जो रखते हैं, जहाँ पे वेयर हाउसेज में, जहाँ पे अंडरग्राउंड कहीं भी रखे, तो उसका एक सिग्नेचर होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन का एक सिग्नेचर होता है। और अगर आप उसको रखते हैं तो उसको मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट्स जो लगते हैं वो भारत के पास है और चीन के पास भी है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर अगर आप पे अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, तो उसको लेके एक्सेप्ट फॉर क्रूज आपके पास बाकी सारों का अरेंजमेंट है फॉर डिफेंस पर्पसेज। और फिर भी अगर भारत पे अटैक होता है तो भारत के ऊपर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो कि सबमरीन को फॉर्म में हम देख रहे होते हैं। तो बेसिक मेरा डिस्क्रिप्शन यही था न्यूक्लियर के ऊपर। ऑलमोस्ट 25-26 मिनट हमने डिस्कस कर लिया इसको। हमारा जो एक टॉपिक आपने बताया, मैं चुपचाप आराम से सुन रहा था, मैंने कहा इसके अंदर कोई डिस्कशन मतलब क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन एक लास्ट कि जब नहीं है, मतलब आपने जो बताया, शायद पाक आर्मी या पाकिस्तान के लोग, खासकर जो थॉट प्रोसेस वाले या स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, वो चुप बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी ना होने की वजह से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ब्रह्मास्त्र हो या ना हो, उसके होने का एहसास बड़ा होता है। ठीक है, एहसास होना जरूरी है। तो एहसास कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को अंदर ही अंदर समझ में आ चुका है कि इस दुनिया ने तुम्हारे देश का भविष्य डिसाइड कर लिया है कि तुम बस अब टूटने वाले हो, और बम गया तो समझ लो अब आपकी ये वाली लास्ट वाली एक जो पोटेंशियल था वो भी गया। सर इन्होंने बम ऐसे ही थोड़े बेचे, पैसे लेके बेचे। पहले भी पैसे लेके ही बेचे थे, अभी भी पैसे लेके ही दिए। मुल्क की सलामती के, मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पे इन्होंने एटम बम वापस किए हैं। और जो अभी जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रिसेंटली, जो ईरान को ये देने वाले थे इनरिच्ड यूरेनियम, वो आप ऐसे हो कि जैसे दूध के बर्तन में जो खुरचन लग जाती है ना, वो खुरुच खुरुच के निकाल के दे रहे थे, और वो चोरी पकड़ी गई, वो सारा कुछ खत्म हो गया वैसे ही। ये बिल्कुल सही बात है कि लास्ट 2 and 3 years में आपने कोई भी न्यूक्लियर से रिलेटेड इंडिया से कोई स्टेटमेंट नहीं देखा होगा, एटलीस्ट सरकार में बैठे लोग या किसी भी नेता मंत्री से के पास से नहीं देखा होगा। हमारे लिए बहुत रेयर हो गया, और हम वो दिन मिस कर रहे हैं जब शेख रशीद साहब ताने दिया करते थे कि हमारे पास पाव पाव किलो के बम है, हमारे पास स्मार्ट बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को नहीं मारेगा। हमारे पास टेक्टिकल न्यूक्लियर बम है। ऐसा बेवकूफ आदमी, टेक्टिकल न्यूक्लियर बम, उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है, अपने कंट्री पे ही मारेगा एटम बम, अपने ही लोगों को मारेगा। और पाकिस्तान की यही पॉलिसी है कि भारत अगर, मतलब हर चीज में एटॉमिक पॉलिसी इनका लग जाता था। भारत अगर उनके ऊपर अटैक करेगा पीओके लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, तो वो भारत के सैनिकों पे एटम बम मारेंगे। हर चीज का जवाब उनके पास एटम बम था। तो वो एटम बम जो मारेंगे वो जमीन कौन सी होगी, इन्हीं का होगा। तो भगवान परमात्मा या जो भी बोले, उनकी कृपा रही कि दुनिया ऐसे बंदर के हाथ में जो तलवार पड़ी हुई थी उससे मुक्त हुई। और इस बंदर ने उसका सबसे ज्यादा नुकसान किया जिन्होंने इनको तलवार दी, अमेरिकन को। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बहुत अच्छी डिस्कशन जो है वो जुनैद भाई ने की, और जो फैक्ट्स रखे। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत
पुख्ता सबूत सरकारों के पास होते हैं और हम सरकारों के उस बिहेवियर को, और जिसके पास जो चीज है उस बिहेवियर को नोटिस करके कुछ ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल कुछ और हो रहा है। आज भी अभी वैसा ही कुछ नजर आ रहा है कि खेल कुछ और ही हो रहा है। अब वो किस हद तक या कौन सा और हो रहा है वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन हाँ खेल अलग है। कब तक चलेगा या कब तक ये एक्सपोज होगा वो तो मेरे हिसाब से जब आज से 20 साल बाद कोई बंदा इसी डील का हिस्सा जो रहा होगा वो कोई किताब लिखेगा या किताब लिख के मर गया होगा, वो किताब छपेगी, तब पता चलेगा कि हाउ पाकिस्तान लॉस्ट इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर वो लूज कर चुका है, हम चाहेंगे लूज कर चुका है। अब उसके बाद लास्ट चीज एक जो मैं अब कहना चाहूंगा कि भाई देखो, असलियत में ये प्रूव हो गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब होने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है। और अगर था भी तो तुमने क्या उखाड़ लिया, और नहीं भी था तो तुमने, नहीं है तो तुम क्या कुछ कर लोगे, क्योंकि हो तो कम नहीं। अब आगे इस टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरे और जुनैद भाई के दोनों के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ पूछ रहे थे इंडियन इनसाइड का लिंक, तो इंडियन इनसाइड विद जुनैद लिखिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल के अंदर नीचे की तरफ ये लिंक आ जाए और आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम रिक्वेस्ट आपकी तरफ से जुनैद भाई को भी करेंगे कि वो अपने उस पर वीडियो डालें। मैं सर मतलब एक ये एक अच्छा वीडियो एक टॉपिक पे डालता हूँ। मतलब हमें ये ऐसा कहना चाहता हूँ एक बड़े भाई के तौर पे जी सर। कि यार देखो, अच्छी बात नहीं है कि तुम 1000 सब्सक्राइबर हो गए वो भी बिना वीडियो के। अब वो बेचारे 1000 का तो इज्जत रखनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉमिस किया तो फुलफिल करना पड़ेगा, करूंगा ये हाँ, भी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और हम चाहेंगे, और पता है क्या होता है, अपने चैनल के ऊपर का एक लेवल अलग भी होता है। हालांकि मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैं भी बहुत सारे टॉपिक अपने चैनल पे सोलो इसलिए नहीं बना पाता, इवन अपने चैनल पे ही नहीं बना पाता, क्योंकि उस बहुत से क्वेश्चन वो चैनल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें सवाल पूछने चाहिए, और सवाल पूछने के बाद ही सिस्टम आगे निकल पाता है। तो ये चीज है। तो खैर अभी हम इस टॉपिक को यहीं रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।